नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको यह बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। शराबबंदी वाले बिहार में नकली शराब पीने से करीब 24 लोगों की मौत हो गई। इसको लेकर आरजेडी नीतीश सरकार पर हमलावर है। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि नीतीश सरकार शराब सिंडिकेट चला रही है। उन्होंने कहा कि एक शराब सिंडिकेट है जिसे गांव से राज्य की राजधानी तक चलाया जा रहा है। शराबबंदी तो महज एक ड्रामा है। उन्होंने कहा कि सिस्टम में शामिल अधिकारी और नौकरशाह हैं जो इस शराब सिंडिकेट को चला रहे हैं। झा ने कहा कि अगर राज्य में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और नकली शराब का सेवन कर रहे हैं तो ये राज्य सरकार की विफलता है। विधानसभा में विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर नीतीश कुमार को निशाने पर लिया। तेजस्वी का कहना है कि जहरीली शराब से बिहार में दिवाली के दिन 35 से अधिक लोग मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, किसी की सनक से बिहार में कागजों पर शराबबंदी है, अन्यथा खुली छूट है, क्योंकि ब्लैक में मौज और लूट है। उपचुनाव में बीजेपी के मिले जुले नतीजों को देखते हुए अब पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की रविवार को बैठक होगी। ये बैठक हालिया उपचुनाव की पृष्ठभूमि और आगामी राज्य विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए की जाएगी। 2019 के बाद ये पहली बार बैठक बुलाई जा रही है। भाजपा महासचिव अरुण सिंह ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी जिसमें हम अगले साल विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने संबोधन से बैठक की शुरुआत करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन के साथ बैठक का समापन करेंगे। हरियाणा के हिसार में बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। किसानों पर आरोप है कि उन्होंने बीजेपी के सांसद की गाड़ी पर हमला किया, नारेबाजी की और काले झंडे दिखाए। इस मामले में कुछ किसानों को हिरासत में भी लिया गया। मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी सांसद एक धर्मशाला का उद्घाटन करने पहुंचे थे। बता दें, बीजेपी सांसद जांगड़ा ने गुरुवार को रोहतक में प्रदर्शन कर रहे किसानों को बेरोजगार शराबी कहा था। सांसद ने कहा था कि ये प्रदर्शनकारी बेरोजगार शराबी हैं, इनमें से कोई भी किसान नहीं है। केदारनाथ मंदिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा प्रसारण देखने के लिए हरियाणा के रोहतक जिले के किलोई गांव के एक मंदिर में गए भाजपा नेताओं को किसानों ने बंधक बना लिया है। इनमें पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर भी शामिल हैं। इस दौरान पुलिस ने किसानों द्वारा बनाए गए घेरे को तोड़ने की कोशिश भी की। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि ग्रोवर को किसानों पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। किसानों ने कहा कि उन्होंने ग्रोवर को अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने के लिए आधे घंटे का समय दिया है। मंदिर के अंदर बंधक बनाए गए अन्य नेताओं में पार्टी संगठन मंत्री रविंद्र राजू, मेयर मनमोहन गोयल, भाजपा जिला अध्यक्ष अजय बंसल और पार्टी नेता शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के एक अस्पताल में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों के साथ आतंकवादियों की मुठभेड़ शुरू हो गई। ये घटना शहरी कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान के पास हुई, जिसके बाद पुलिस ने अस्पताल और उसके छात्रावास को घेर लिया और तलाशी अभियान शुरू किया। श्रीनगर पुलिस का कहना है कि इलाके में नागरिकों की मौजूदगी का फायदा उठाकर आतंकवादी भागने में सफल रहे हैं। जिस उत्तर प्रदेश को देश में नंबर 1 प्रदेश का दावा किया जा रहा है, उसे एक रिपोर्ट में सबसे निचले पायदान पर बताया गया है। उस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को बड़े राज्य में सबसे खराब शासन का दर्जा दिया गया है। ये रिपोर्ट दरअसल देश के राज्यों के लिए तैयार किया गया एक इंडेक्स है। बेंगलुरु स्थित थिंक टैंक पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा राज्यों में शासन का पैमाना मापने के लिए पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स जारी करता है। इसके अनुसार उत्तर प्रदेश शासन की गुणवत्ता के आधार पर बड़े राज्यों में 18वें स्थान पर रहा है और ये अंतिम रैंक है, यानी देश के बाकी सभी बड़े राज्यों में यूपी से बेहतर शासन है। इस मामले में केरल का एक बार फिर से नंबर 1 स्थान रहा है। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु, तीसरे पर तेलंगाना, चौथे स्थान पर छत्तीसगढ़ है। पीएम मोदी ने 2016 में नोटबंदी करते हुए कहा था कि सरकार का उद्देश्य कैशलेस इकोनॉमी पर जोर देना है। हालांकि वैसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। नोटबंदी के 5 साल बाद इस साल जनता के बीच नकदी का चलन 2016 से भी अधिक हो गया है। पिछले महीने की 8 तारीख को समाप्त हुए पखवाड़े पर नकदी 28.30 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर रही। पिछले महीने की 8 तारीख को समाप्त हुए पखवाड़े पर नकदी 28.30 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर रही, जो 2016 में हुए नोटबंदी से भी करीब 57.48% तक बढ़ गई है।
8 नवंबर 2016 को हुए नोटबंदी से 4 दिन पहले नकदी का स्तर 17.97 लाख करोड़ रुपए था, जो अब 28 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली में दिवाली के बाद जहरीली हुई हवा के लिए बीजेपी को दोषी ठहराया है। केजरीवाल सरकार के मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा दिल्ली में पटाखे चलाने पर बैन लगाए जाने के बाद भी बीजेपी ने लोगों को जानबूझकर पटाखे चलाने के लिए उकसाया। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों ने पटाखे नहीं फोड़े हैं, मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं, लेकिन कुछ लोगों ने जानबूझकर पटाखे फोड़े हैं। भाजपा ने ऐसा करने के लिए उनको मजबूर किया है। इसके साथ ही राय ने शहर में भीषण वायु प्रदूषण के लिए खेतों में जल रही पराली को भी जिम्मेदार ठहराया। बता दें, दिल्ली में एक बार फिर हवा जहरीली होने लगी है, जिसके कारण लोगों को आंखों से पानी निकलने की शिकायत और गले में खराश जैसी दिक्कतें भी होने लगी हैं। काफी दिन पहले पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर चुके नवजोत सिंह सिद्धू ने अब कहा है कि वो अपना इस्तीफा वापस ले रहे हैं। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने एक शर्त भी लगा दी है कि जैसे ही नया महाधिवक्ता नियुक्त किया जाएगा तब वो अपने कार्यालय में लौटेंगे। हालांकि सिद्धू ने एक बार फिर सीएम चन्नी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, क्योंकि हाल ही में खबरें आई थी कि चन्नी ने एपीएस देओल के इस्तीफे को कथित तौर पर खारिज कर दिया है। बता दें, सिद्धू पंजाब के महाधिवक्ता के पद से देओल को हटाना चाहते हैं। उन्होंने इस्तीफा दिया भी था, लेकिन सिद्धू ने जब कांग्रेस पर हमला जारी रखा तो खबरों के अनुसार सीएम चन्नी ने देओल के इस्तीफे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। चीन शायद एलएसी पर निर्माण करने से बाज नहीं आना चाहता है। वह अरुणाचल प्रदेश में भारत की सीमा के अंदर घुस आया है और उसने एक पूरा गांव बसा लिया है। इस गांव में 100 घर हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग की सालाना रिपोर्ट में यह बात कही गई है। यह गांव पूरी तरह से भारत के क्षेत्र में बसाया गया है। एनडीटीवी ने इस गांव में बने घरों की सैटेलाइट इमेज भी कुछ महीने पहले जारी की थी। अमेरिकी रक्षा विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2020 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने भारत चीन के बीच इस विवादित क्षेत्र में 100 घर बना लिए हैं। ये इलाका पीआरसी के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश के बीच में है। थोड़ा और साफ करें तो ये एलएसी के पूर्वी सेक्टर में है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।